कप क्वालिफायर में अब एक और मैच की यहाँ पर बारी आ जाती है और वो है, अगर हम देखें तो नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का। जी हाँ, ये मैच जो है कल होने वाले हैं। कल 2 मैचेस हैं, लेकिन इस मैच का मैच प्रीव्यू लेकर आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि ये दूसरी बार नेपाल जो है इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में किसी फुल मेंबर के खिलाफ भिड़ने वाली है। पहले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ वो भिड़े और वहाँ पर उन्हें हार मिली, और अब बारी है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कहीं ना कहीं मैदान पर उतरने की, और मैच बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि इस मैच के रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आने लगेंगी कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उसके बाद नीदरलैंड्स और यूएसए पे भी खासा नज़र रहेगी। नेपाल के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल फोकस हम इस मैच पे करते हैं। वेस्ट इंडीज़ नेपाल की अगर हम बात करें तो शुरुआत सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर नेपाल उतारने में कामयाब होते हैं इस मैच में, तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो उनके फेवर में आ सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें होंगी क्या, और वो चीज़ें क्या उतारना इतना आसान है या फिर नहीं है, किस तरह से वो चीज़ें उतारा जा सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है तो वो है कोच का। बिल्कुल, वो कैसे इस मैच प्रीव्यू में ज़रूर समझाइएगा, हम आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करें। नहीं, ज़रूर देखिए, अगर हम नेपाल की बात करें तो यहाँ पर सोमपाल कामी जो बाहर थे पिछले मैच में, उनकी एंट्री यानी ये इन होंगे वो, और ललित राजवंशी जो है वो उन्हें आउट होना होगा। जी हाँ, उम्मीद है कि इंजरी ठीक हो गई होगी। हाँ, अगर इंजरी ठीक हो गई है तो ये डेली क्रिकेट को लगता है कि सोमपाल कामी आएंगे और ललित राजवंशी को बाहर बैठना पड़ेगा। बाकी सेम जैसे थी कुशल आसिफ, उसके बाद भीम, रोहित, आरिफ, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह, गुलशन झा, करण और संदीप लामिछाने, तो इस तरीके से टीम रहेगी। और सोमपाल कामी अगर वो फिट है आने के लिए तैयार, बिल्कुल, तो बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। और अगर सोमपाल इंजर्ड है तो शायद इसी प्लेइंग 11 के साथ जो है जो यूएसए के खिलाफ खेली थी टीम उतर सकती है। वहीं पर वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें हैं तो वहां पर क्या यूएसए के खिलाफ जो उनकी प्लेइंग 11 उतरी थी उसमें कोई चेंजेस होंगे? नहीं, देखिए, लगता तो नहीं है, कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि यूएसए के खिलाफ जो वेस्ट इंडीज़ का मतलब जो बॉलिंग रही थी उसको देखकर भी उन्हें लगा होगा कि नहीं, हम सेम 11 के साथ अगले मैच पे उतरेंगे, क्योंकि टीम जो है अपोनेंट टीम आपसे कई गुना जो छोटी टीम है वो 250 पहुंच गई थी खेलते खेलते, तो खुद में एक शर्म सी बात है। तो बिल्कुल चेंज होने की उम्मीद नहीं है। ऊपर से 14 पे 2 भी हो गए थे वेस्ट इंडीज़ के शुरू में। तो ब्रैंडन किंग, काइल मेयर, जॉनसन चार्ल्स, शाई होप, निकोलस पूरन, रॉस्टन चेज, रोमन पॉवेल, जेसन होल्डर, कीमो पॉल, अलजारी जोसेफ और अकील हुसैन, ये जो सेम प्लेइंग 11 जो रही थी यूएसए के खिलाफ वो यहाँ पर उतरेगी डेली क्रिकेट के मुताबिक। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप बात आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है पॉइंट्स की, कि क्या वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करनी होगी नेपाल को अगर उन्हें वेस्ट इंडीज़ को यहाँ पर मात देने की कोशिश करनी होगी अगर इस मैच में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मैच यहाँ पर हो जाता है। वेस्ट इंडीज़ के लिए अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो उनके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो है एक फुल मेंबर टीम है और उन्हें कहीं ना कहीं अपने इंप्लीमेंटेशन, अपना जो भी अपने फुल उनका जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उनके साथ यहाँ पर उतरना होगा। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की नज़रिए से आप देखेंगे तो वो चाहेंगे कि वो ये सारे के सारे मैचेस बिल्कुल क्लिनिकल तरीके से जीते। यहाँ सारे मतलब है यूएसए, नीदरलैंड्स और नेपाल, इनके खिलाफ वो चाहेंगे कि हम बहुत ही ब्रूटली तरीके से अच्छे से जीते, ताकि जिम्बाब्वे जैसी नौबत नहीं आए कि हाँ भैया अब जिम्बाब्वे को हराना होगा वरना मामला खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं चाहेंगे। तो उनके लिए वो डेफिनेटली अपनी फुल स्ट्रेंथ और फुल पावर के साथ उतरे तो यहाँ पर उनके रिजल्ट्स उनके फेवर में डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो कंसर्न है वो एक एशिया टीम के लिए है, तो हम नेपाल की यहाँ पर बात करते हैं। पॉइंट शुरू करने से पहले एक चीज़ जो डेली लगातार रिमाइंड कर रहा है, और शुरुआत ऐड आपने की थी, वो है फील्डिंग को लेकर। कल भी हमने आपके सामने पोस्ट में इसमें कहा और आज फिर से उसको मैं दोहराऊंगा, 26 कैचेस और 6 रनआउट अभी तक कहीं ना कहीं एसोसिएट्स के जो प्लेयर्स हैं वो छोड़ चुके हैं इन 6 मैचेस में। अभी तो कितने मैचेस और होने हैं, इतना खराब फील्डिंग का स्तर रहा है एसोसिएट का। अगर हम अभी तक देखें, इस चीज़ को आपको उठाना होगा, अगर आपको फुल मात देना है, बहुत उठाना होगा। ये सब कैचेस जो है, एक कैचेस जो, ये तो कैचेस जो आप छोड़ रहे हैं वो तो आपको छोड़नी नहीं है, साथ साथ में जो हाफ चांसेस वाले कैचेस हैं, जी हाँ, जो स्टनर कैचेस होती हैं वो भी आपको करना होगा। आपको अपना 200% यहाँ पर देना होगा, तभी आप फुल मेंबर को मात दे सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस कुछ भी कर चल जाएगा, वो बात होने से नहीं। और एक चीज़ और वापस से मैं कहना चाहूँगा,
क्या नेपाल ने अभी तक इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वो परफॉर्मेंस दी है जिस परफॉर्मेंस की ज़रूरत है किसी फुल मेंबर को हराने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक वो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी निकल कर नहीं आई है जिससे फुल मेंबर्स को हराया जा सके। क्या नेपाल के प्लेयर्स में वो कैपेबिलिटी है, वो टैलेंट है कि उन्हें वो चीज़ इंप्लीमेंट करके कर सकते हैं? डेफिनेटली है, लेकिन उसे उतारना या क्या वो चीज़ें क्या रहेंगी वो यहाँ पर डिस्कस करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर नेपाल के लिए क्या होने वाला है? नहीं ज़रूर, देखिए अगर हम पहला पॉइंट की अगर बात करें, जैसे कि जो बैट्समैन है, खासकर जो ऊपर के 4 बल्लेबाज हैं, जैसे कि पिछले मैच में हुआ था, कुशल आसिफ थे, उसके बाद तो कुशल मल्ला आ गए थे, लेकिन भीम और रोहित, ये 4 बल्लेबाज जो हैं, इनको अपने सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए इन चारों बल्लेबाजों को कि शुरू के 30 ओवर अगर ये 4 बल्लेबाज मिलकर खेलें तो बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। आप एक बहुत बेहतरीन एक पोजीशन पे रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, एक बहुत स्ट्रांग होल्ड करके रखेंगे पोजीशन। अगर आपने 30 ओवर हो गए हैं और 4 बल्लेबाजों में से कोई एक बल्लेबाज या 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं और 30 ओवर गुजर चुके हैं, तो बहुत बेहतर पोजीशन पे आप खुद को देखेंगे। और ये चीज़ ज़रूरी भी है क्योंकि जो लोअर ऑर्डर है और जो टैलेंट उसको हम छोड़ दें, लोअर ऑर्डर है और जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। बस ये ज़रूर है, हमें दिखा है जिम्बाब्वे के खिलाफ। आप देखिए किस तरीके से विकेट्स को थ्रो किया गया, अब उनके वार्म अप मैच में, बिल्कुल वार्म अप मैच में भी थ्रो किया गया लोअर ऑर्डर और थोड़ा हल्का मिडिल ऑर्डर के द्वारा भी। तो ये अपने आप में एक बहुत कंसर्न है, इसलिए जो मैक्सिमम यूटिलाइज होगा वो ऊपर के बल्लेबाजों से होगा अगर वो कर पाते हैं, क्योंकि फिर वही लोअर ऑर्डर गिरते बल्ला चलाते 45, 46 या 48वें ओवर तक पहुँचे रगड़ते हुए, तो शायद कुछ अच्छा स्कोर अगर रेस्पेक्टेबल टोटल तक आप पहुंच पाए। लेकिन इन केस अगर 4 बल्लेबाज भी अगर नहीं टिक पाए 30 ओवर तक और उससे पहले आउट होके चले गए, तो बहुत मुश्किल होगा नेपाल के लिए पूरे ओवर भी टिक पाना। बिल्कुल, तो क्योंकि जिस तरीके की रिसेंटली फॉर्म चल रही है लोअर ऑर्डर की, वो डेफिनेटली भी प्रॉमिसिंग तो नजर नहीं आ रही। इसीलिए इन 4 बैट्समैन को कम से कम मिनिमम 2 बैट्समैन को और इन चारों को कम से कम 30 ओवर शुरू में निकालने होंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई 30 ओवर निकालने तो होंगे, वो तो आपने कह दिया, लेकिन ये निकालें कैसे? इसके लिए एक छोटा सा प्लान क्या होना चाहिए वो आपको बताते हैं। जब पहले बैटिंग करने के लिए आई कुशल आसिफ की अगर हम बात करते हैं, तो शुरू का जो पावर प्ले है वो 10 ओवर का होता है। फर्स्ट 5 ओवर जो है वो एक ही चीज़ माइंड में होनी चाहिए कुशल और आसिफ के, वो है सबसे पहले उसमें जो 3 प्रायोरिटीज लिस्ट आपको बनानी होगी शुरू के 5 ओवर के लिए, वो होगा सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है लीव करना। बिल्कुल सबसे पहले आप माइंड में बिठा के रखिए, शुरू के 1 ओवर से 5 ओवर तक हमें हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो है लीव करना। सेकंड प्रायोरिटी है सिंगल निकालना, ताकि स्कोर बोर्ड भी थोड़ा बहुत चलता रहे। 2 ओवर में 4 रन ही सही, 3 रन ही सही, लेकिन स्कोर बोर्ड चल तो रहा है, एक जगह रुका हुआ नहीं है। सेकंड प्रायोरिटी है सिंगल लेना। थर्ड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए बाउंड्री या शॉट्स के लिए जाना। जरूर, जो बहुत ही खराब बॉल हो उस पर जाकर कनेक्ट आएगी। यानी आपकी जो शुरू के 1 ओवर से 5 ओवर तक की जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो ये होनी चाहिए, पहले नंबर पर लीव, सेकंड नंबर पर सिंगल, और उसके बाद तीसरे नंबर पर डबल्स या फिर बाउंड्रीज के लिए आप जा सकते हैं। ये प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद 6 ओवर से 10 ओवर के बीच में जो प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पर बननी चाहिए वो है हर ओवर में मिनिमम 1 बाउंड्री। बिल्कुल सही, इस प्रायोरिटी लिस्ट के साथ आपको जाना है। 6 से 10 ओवर के बीच में हर ओवर में 1 मिनिमम बाउंड्री। 2 लगाने की कोशिश मत करिएगा, 1 ओवर में 2 लगेगा, अगले ओवर में 2 विकेट निकल जाएंगे। ये इसका पेशेंस यहाँ पर टीम को रखना होगा। 6 से 10 ओवर के बीच में अगर हम देखें तो आपको मिनिमम 1 बाउंड्री निकालने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि 6 के 6 बॉलों में से 1 बॉल तो ऐसे जरूर आएगी जो डाउन द लेग हो, या फिर बहुत ज्यादा विड्थ मिल गई हो, या फिर आगे हो, या फिर थोड़ी आगे हो, ओवर पिच डिलीवरी आ जाए, या फिर शॉर्ट बॉल है लेकिन वो ठीक से पड़ी नहीं, शॉर्ट बॉल, एक नया खराब बॉल तो आएगी, उस पर आप बाउंड्री के लिए जरूर जा सकते हैं। इस प्रायोरिटी लिस्ट के साथ अगर कुशल और आसिफ या फिर ओपनिंग के जो भी बैट्समैन है, 1 डाउन के जो बैट्समैन है, अगर आना पड़ता है तो इसके साथ वो बैटिंग करने की कोशिश करें। डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको बहुत डेफिनेटली बेहतरीन मिलेंगे इस प्रायोरिटी लिस्ट के साथ अगर आप जाते हैं। तो ये एक टैक्टिक्स रहेगा कि कैसे ये बैट्समैन जो है 30 ओवर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। ये प्लान भी डेलीगेट ने आपके सामने प्रेजेंट किया। एंड सेकंड पॉइंट, बिल्कुल, अब यहाँ पर आ जाती है बॉलर्स की बारी। यहाँ पर अब थोड़ा सा बॉलर्स को लेकर, क्योंकि नेपाल ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, बहुत ही पुअर बॉलिंग हमें नजर आई। जिस तरीके से लाइन लेंथ से भटके हुए नजर आए, इतनी तेजी के साथ जिम्बाब्वे खेल रहा था, ऐसा लग रहा था मजाक बना के रख दिया। वही नीदरलैंड्स ने भी दिखाया फिर सेम, बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो ये बहुत अपने आप में एक है कि वो टीम जूझती रहती है हर वक्त, हारती रहती है हर वक्त अपने फुल मेंबर के साथ, उस टीम के खिलाफ ऐसी धुनाई हो रही है बॉलर्स की, एसोसिएट बॉलर्स की, ये अपने आप में खुद में एक कंसर्न जरूर है। तो यहाँ पर अब आप आए, ये वेस्ट इंडीज की टीम है, थोड़ा सा और यहाँ कहना होगा कि ऊपर
चले जाते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस देखेंगे तो वेस्ट इंडीज कुछ भी नहीं है। जी फुल मेंबर्स के अपने ग्रुप में जी वापस से हाँ, हम कहें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए नीदरलैंड को उन्होंने किस आसानी के साथ 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया, जी हाँ। उनके घर में घुस के, नीदरलैंड के घर में घुस जी के। हाँ। तो ये अपने आप में अलग है। तो यहाँ पर बॉलर्स लोगों को एक पहला प्लान ये होना चाहिए, खासकर वेस्ट इंडीज के पैरों पर, वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज हैं उनके पैरों को टारगेट करना चाहिए। बिल्कुल, ये मस्ट बहुत है। बेहतरीन प्लान होगा, बहुत बेहतरीन प्लान होगा ये, अगर आप इसे करते हैं तो बिल्कुल आप देखेंगे वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज होते हैं वो या तो काफ़ी लंबे होते हैं या काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप कहेंगे है, मतलब हैवी वेट काफ़ी होते हैं। हैवी वेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि मोटे या ये, मतलब तगड़े होते हैं काफ़ी। तो इतनी तेजी के साथ वो बल्ला लाना पैरों पर, ये इतना आसान नहीं। पैरों की मूवमेंट उनकी बहुत कम होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, पैरों की मूवमेंट उनकी उतनी नहीं होती। वो जहाँ है वहीं से एक पैर बढ़ाएंगे मुश्किल से और शॉट खेलने के लिए जाएंगे। लेकिन कुछ बल्लेबाज हैं जो ऐसे नहीं हैं। जी अब उनमें कौन है? एक ब्रैंडन किंग है, आपके शाई होप है ये, और रॉस्टन चेज ऐसे एक बल्लेबाज हैं जिनका जो थोड़ा सा पैरों का मूवमेंट चलता है, काफ़ी बेटर चलता है। लेकिन और जैसे बल्लेबाज जॉन्सन चार्ल्स, काइल मेयर्स, रॉमन पॉवेल, निकोलस पूरन, बिल्कुल ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो हिटिंग एबिलिटी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनके पैरों पर, अब ठीक पैरों पर लाइन से थोड़ा सा भी इधर वाइड गए या हल्का सा आप ऊपर आ गए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। वो एज लेकर या तो चौका चला जाएगा या सिंगल चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है। पैरों पर स्टिक, थाई पैड जो होता है जिसे थाई पैड कहते हैं, वहाँ पर परेशान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। इससे बहुत तकलीफ होती है बल्लेबाजों को। सबसे ज़्यादा बल्लेबाज चिढ़ता है वो यही लाइन होती है जब उसके थाई पैड पे बॉल आती है और उससे लगे ना वो बॉल। और इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन है कि वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा देर तक अगर रन्स नहीं मिले या फिर अनकंफर्ट हुए तो खराब शॉट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये अपने आप में थोड़ा सा बॉलर्स को मेक श्योर करना होगा, पेस बॉलर्स हो या स्पिनर्स हो, कोई भी हो, वो पैरों को टारगेट करके चलें। जो हमने बल्लेबाजों के नाम गिनाए हैं, काइल मेयर, जॉन्सन चार्ल्स, रॉमन पॉवेल, निकोलस पूरन, इन लोगों के खिलाफ। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर अगर हम उसके बाद अगले पॉइंट्स की यहाँ पर बात की जाए तो सब लास्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है स्पिनर्स को लेकर। जी हाँ, यानी आपको समझाना होगा क्योंकि बॉलिंग एरिया नहीं, बिल्कुल। देखिए एक चीज़ ये है कि स्पिनर्स जो है वो यहाँ पर कोशिश करें। अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा उन बल्लेबाजों को भी टैकल करने की ज़रूरत है जो बहुत बेहतरीन है, जैसे आपने गिनाया ब्रैंडन किंग, शाई होप, बिल्कुल, और रॉस्टन चेज, इन जैसे बल्लेबाजों को, जैसन होल्डर भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। अब तो इन जैसे बल्लेबाजों को एक तरीका है जहाँ पर आप इन्हें टैकल कर सकते हैं, वो है थोड़ा सा स्पिनर्स जब गेम में आए तो थोड़ा सा स्लो डिलीवरी डालें, यानी कि 70-75 की स्पीड से बॉलिंग रखें, ना कि 85 और 90 की स्पीड यहाँ पर। और बॉल थोड़ी सी हवा में होनी चाहिए, जितनी फ्लाइट करा सके, जितनी देर आप हवा में रख सके बॉल को, उतना ज़्यादा फायदा होगा कि वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज ट्रबल होते हुए नजर आएंगे, उनको परेशानी होगी। जितना जल्दी बॉल जाएगी उतनी ज़्यादा कम तकलीफ बल्लेबाजों को। इसके पीछे का रीज़न एंड कहीं ना कहीं ये होगा कि उनका जो बैटिंग का जो स्ट्रोक प्ले है वो काफ़ी तेज होता है, बहुत ज़्यादा, जो बैट चलाते हैं उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। बिल्कुल, तो आप वहाँ से स्लो अगर आएगी तो बहुत फायदा होगा, उसे जज करने में मुश्किल होगा कि ये बॉल आ रही है, अभी तक आ ही रही है, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज थोड़े से हैं ऐसे, आप 20-30 बॉलों के लिए उन्हें बहुत डिसिप्लिन देखेंगे, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। लेकिन जब आप ऐसी बॉलिंग कराएंगे जहां एयरी बॉल ज़्यादा हो, हवा में बॉल ज़्यादा हो, 70-75 की स्पीड से बॉल होगी इन पिचेस पर, क्योंकि ये सूखी पिचेस हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा फ्लैट पिचेस हैं, ड्राई पिचेस हैं, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा वक्त देंगे बॉल को पहुँचने में बल्लेबाज तक, बल्लेबाज को इन्वाइट करिए, आप मेरे पास आओ, आप मेरे पास आओ, मारने के लिए बढ़ो आगे, तब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। वो गलती करेंगे, बॉल उठेगी या उनसे लगेगी नहीं, स्टंपिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा होंगे बॉलर्स के लिए, जो डेली क्रिकेट कहीं ना कहीं देखना चाहेगा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट इससे मिलने के उम्मीद। डेफिनेटली ये जो हमने 3-4 चीज़ें आपके सामने रखी हैं, अगर ये इंप्लीमेंट हो गए, यकीन मानिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ मिल सकती है जब ये मैच कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका इंप्लीमेंटेशन करना, यही करना। और ऐसा नहीं है कि वहाँ प्लेयर्स नहीं है, वहाँ कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर भी टीम में मौजूद है, कोच सर वहाँ पर है, कैप्टन है, तो वहाँ बॉलर्स हैं, तो वहाँ पर इंप्लीमेंटेशन अगर इन चीज़ों को आप बेहतरीन कर पाए, डेफिनेटली वेस्ट इंडीज़ को जो है बहुत बड़ा सरदर्द नेपाल जो है वो देकर आ सकता है अगर ये चीज़ें इंप्लीमेंट अच्छे से यहाँ पर हो गई। और जो लास्ट पॉइंट है आपने गिनाया कि स्पिनर जो है थोड़ा सा हवा में रखे, थोड़ी फ्लाइट बॉल कराए, इसमें विकेट कीपर का रोल और बढ़ जाएगा। विकेट कीपर को सपोर्ट करना, ये नहीं कि इतनी मेहनत से स्पिनर ने बॉल कराई, उन्होंने बीट कराया और विकेट कीपर फंबल हो गए और वो स्टंपिंग छूट गई या फिर कैच छूट गया। विकेट कीपर यानी आसिफ को यहाँ पर बहुत एक्टिव होनी होगी जब अगर आप ये देखना चाहें, ये चीज़ें होने वाली होंगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली जब बॉलिंग आएगी तो डेली क्रिकेट की नज़र रहेगी कि कितने बॉलर्स ने
वेस्ट इंडीज के बैट्समैन के लेग को जो पैरों को जो है थाई को जो है टारगेट किया है, और स्पिनर्स कितनी फ्लाइट रख रहे हैं इस पर हमारी नजर जरूर रहेगी। और जब बैटिंग करने आएंगे तो शुरू के 10 ओवरों में प्रायोरिटी लिस्ट क्या बना कर आए हैं बैट्समैन, इस पर डेल की नजर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि पॉइंट्स हमने रखे हैं, उम्मीद करेंगे कि वो इस चीज़ों को इंप्लीमेंट जरूर कर पाएंगे। और लास्ट जो फेज है, आप सोच रहे होंगे आपने शुरू में कहा था कि कोच जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाएंगे, और वो है क्योंकि मॉन्टी देसाई सर जो है वो वेस्ट इंडीज के कोच रह चुके हैं, वो इनमें से कई प्लेयर्स को अपने सामने बैटिंग कोच रह चुके हैं, वो अपने से कई सारे इन प्लेयर्स को अपने सामने नरिश होते हुए देख चुके हैं। उनके वक्त में कई सारे प्लेयर्स इस टीम में आए भी थे, और बाकी सीपीएल वगैरह में भी उन्होंने इन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं नोटिस किया है, देखा है, तो वो इनके बारे में बहुत सारी चीजें जानते होंगे, बहुत सारी चीजें समझते होंगे। तो कोच का रोल जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा इस मैच में, खास करके क्योंकि वेस्ट इंडीज के सामने आप उतरने वाले हैं। कोच सर के पास बहुत कुछ इनपुट होगा, बहुत सारे इनसाइट्स हैं, बहुत सारे इनपुट्स हैं उनके पास जो वो कैप्टन और इन प्लेयर्स से शेयर कर सकते हैं, और खास करके बॉलर्स से। कैप्टन के बाद अगर किसी से शेयर करना चाहिए तो वो है बॉलर्स से, क्योंकि बैट्समैनों को जो है वो डेफिनेटली जो बॉलर्स हैं, बैट्समैनों को सॉरी, लेकिन वो पिच पर जाकर वो सब बदल जाता है, सब बदल। ये बैट्समैनों के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा खेलना है वैसा खेलना है, और वैसे भी सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल सर सिर्फ बाहर से तो बता सकते हैं, इंप्लीमेंट तो ग्राउंड पे ही करना है, लेकिन क्या क्या इंप्लीमेंटेशन करवानी है वो कम से कम इनपुट उनकी तरफ से मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कोच सर का रोल बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा इस मैच में। तो खैर ये सारी चीजें हैं, और वेस्ट इंडीज के लिए हमने कहा कि फुल फोर्स, फुल स्ट्रेंथ और फुल पावर के साथ अगर वो जाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, और बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि जिम्बाब्वे वाले मैच में उनके ऊपर कोई खतरा मंड रहा है कि ये जीतना ही पड़ेगा वरना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसीलिए वो फुल फोर्स और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ वो यहाँ पर मैदान में उतरते हैं और फुल परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते हैं। अगर वेस्ट इंडीज अपना 70% भी देने में कामयाब रहा वो इस मैच को जीत जाएंगे। और नेपाल की जहाँ तक बात है तो उन्हें अपना 150% 200% यहाँ पर देना होगा इस मैच में रिजल्ट अपने फेवर में लाने के लिए। लेकिन इस बात की डेल गारंटी जरूर लेगा, जैसे हमने कहा हम पूरे 8 घंटे ये मैच देखने वाले हैं, क्योंकि ये मैच टीवी पे होना है तो आसान हो जाता है 8 घंटे। अब मोबाइल में 8 घंटे तक मैच तो हम देख नहीं सकते, 5-6 घंटे एक इनिंग कम से कम निकाल पाते हैं, वही नेपाल की इनिंग हम देखते हैं, या फिर जो भी ऑस्ट्रेलिया खेल रही होती है। तो ये मैच हम पूरा देखने वाले हैं। अगर ये चीजें जो हमने बताई अगर इंप्लीमेंटेशन होते हुए नजर आई, आप खुद रिजल्ट देखिएगा कितना बेहतर रहेगा। इससे थोड़ा सा भटके रिजल्ट वही होंगे शायद जिम्बाब्वे के खिलाफ होते, लेकिन उम्मीद पूरी कर सकते हैं। उम्मीद के साथ यहाँ पर इस मैच को खत्म करेंगे, और पोस्ट मैच एनालिसिस और सारी अपडेट्स आपके सामने लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। लेकिन डेली क्रिकेट के साथ बने जरूर रहिए। बाय।